अलायंस अब गठबंधन के बारे में आपको मालूम है, जैसे इसका एक उदाहरण है नाटो। नाटो क्या है? तो यह एक ग्रुप होता है, इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि भाई हाँ, ये जो हमने एक टीम या जो ग्रुप अलायंस बनाया है, हमारा ये उद्देश्य होगा कि हम आपस में आपसी सुरक्षा करेंगे। तो कई होते हैं जो गठबंधन होते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं कि भाई हम आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। कई गठबंधन बनाए जाते हैं वो व्यापार के लिए बनाए जाते हैं। तो अलग अलग इनका एक विशिष्ट नियम होता है और आपस में एक दूसरे की सहयोग का होता है। तो ये गठबंधन के बारे में आप लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गठबंधन दो या दो से अधिक संप्रभु राज्यों के बीच एक औपचारिक समझौता या संबंध है जिसका उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करना है, विशेष रूप से सुरक्षा व रक्षा के मामलों के संबंध में। उदाहरण, इसके उदाहरण लिखो आप। पहला लिखो आप फिर आपने सुना होगा वैसे तो खूब है, आप ये दो चार लिख लो। नाटो, वार्सा पैक्ट, सीएटो, सेंटो, अंजुस। ये सारे ही रक्षा संगठन थे, सारे ही मतलब अलायंस आपस में बनाया हुआ था। ये पूंजीवादी देशों का था नाटो, जिसमें मतलब जो अमेरिका है, ठीक है, ये था वो जो इसके विरोध में ही बना था। ये बना था वार्सा पैक्ट जो, जिसमें यूएसएसआर इसका लीडर था। फिर ये जो है ये नाटो कहाँ, मैंने आपको बताया था, नाटो है वो जो पश्चिमी यूरोप और जो अमेरिका है उस क्षेत्र में था। तो अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में उसका डोमिनेट रहे, तो इसलिए उसने सीएटो और सेंटो, अंजुस वगैरह ये भी संगठन बनाए। ये जैसे ये सीएटो ये था एशिया क्षेत्र में, और ये सेंटो ये मध्य एशिया उस साइड में था, ये पश्चिम एशिया, ये मध्य एशिया, और ये अंजुस ये इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका वगैरह ये सारे देश थे। मतलब ये सारे ये जिसे कहते हैं ये नाटो की फोटोकॉपी थी। ये नाटो था वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी यूरोपीय में था, और ये वाले जो है वो पूरे विश्व में थे। इन सारों का उद्देश्य यही था कि जो वार्सा पैक्ट के माध्यम से जो साम्यवादी देश है और जो यूएसएसआर है उसको काउंटर करना। तो ये सारे एक गठबंधन के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप कूटनीति, डिप्लोमेसी। कूटनीति डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी का अर्थ आपको मालूम है कि डिप्लोमेसी का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो देश आपस में बैठ करके किस प्रकार सहयोग करते हैं और किस प्रकार उनके बीच में जो विवाद होते हैं उन विवादों का किस प्रकार निस्तारण करते हैं। तो आपने सुना होगा भारतीय दूतावास होते हैं, एम्बेसी, राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त वगैरह होते हैं, ये सुने? ये क्या है? ये सारे डिप्लोमेट्स ही हैं, ये सारे ही कूटनीति के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक देश जो होता है, जैसे भारत है, भारत का जो पाकिस्तान है तो एक ऑफिस होगी पाकिस्तान की, जो जैसे राजधानी है वहाँ इस्लामाबाद में एक भारतीय एम्बेसी होगी, ठीक है, एम्बेसी होगी जो कूटनीति का। ऐसे कैसे पाकिस्तान की, भारत के लगभग जैसे अगर 193 देश अगर यूएनओ में अभी है तो हो सकता है भारत के कम से कम 100-125 जो बड़े बड़े देश हैं उन सारे देशों में अपनी वहाँ की जो राजधानी है उसमें एक न एक उसकी ऑफिस होगी। किस लिए? ताकि उन दो देशों के बीच में आपस में बातचीत करने के लिए सारे प्रकार के, चाहे कोई विवाद हो, चाहे सहयोग करना हो, जो भी करना हो हमें, और उसके लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अपन जो आईएएस यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें एक सर्विस होती है, सबसे पहले जैसे आईएएस होती है, फिर आईपीएस होती है, फिर आईआरएस होती है जिसमें रेवेन्यू सर्विस होती है, फिर उसमें एक होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो नीचे थोड़ी आती है। तो उसके अंतर्गत ये ऐसे ही अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं विदेशों में, ठीक है। तो कूटनीति का अर्थ सामान्य यही है कि आपस में जो जो दो देश हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं, आपस में अपने बीच में सहयोग और उनके बीच के जो विवाद है उन संबंधों को किस प्रकार से स्थापित करते हैं, उनका क्या तरीका रहता है, ये उनके होती है कूटनीति। लिखो इसको। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति से तात्पर्य राष्ट्रों के बीच बातचीत, संचार और प्रतिनिधित्व आयोजित करने की प्रथा से है। यह प्राथमिक साधन है, यह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा देश अपनी आपसी चिंताओं को दूर करने कौमा विवादों का निपटारा करने, संधियां या समझौते स्थापित करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये होती है कूटनीति। कूटनीति का अर्थ समझ गए? इसमें जो मैंने लिखा है कि भाई जो दो देश हैं आपस में, जैसे भारत पाकिस्तान है, अब उनके बीच में चाहे सहयोग करना हो, चाहे आपस में कोई संधि करना हो, चाहे समझौता करना हो, चाहे कोई विवाद है उसका निस्तारण करना हो, वे कूटनीति के माध्यम से ही अपने राष्ट्रीय हित साधते हैं। इसके लिए जैसे मैंने कहा ना प्रतिनिधित्व, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अपन जो बात करते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो भारत का एक जो भी आईएफएस होगा वो पाकिस्तान में हमेशा नियुक्त होगा,
उच्चायुक्त जो अपन उसको कहते हैं इंग्लिश में, जो एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। तो ये कूटनीति, अब कूटनीति होती है वो होती है दो देशों के बीच में। अब कोई दो, जो बड़ा जैसे भारत है एक संघीय राज्य है, उसमें से कोई एक जैसे गुजरात है या उड़ीसा है, और वो किसी एक देश के साथ में कोई व्यापार करना चाहता है, या कुछ ऐसी जैसे साउथ, जैसे दक्षिण कोरिया है, वो अभी आया था तो बीच में शायद उसने गुजरात में जो साउथ कोरिया की कंपनी है हुंडई, आपने सुना होगा ना, हुंडई कंपनी है ना, वो कारें बनाती है, तो हुंडई का ये इसने प्लांट लगाया है गुजरात साइड में कहीं, ठीक है। तो ये हालांकि ये किया जो माध्यम है ये भारत सरकार के अंतर्गत ही किया है, लेकिन इस समझौते का एक भाग है वो गुजरात सरकार भी है। तो ये होती है पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी। इसके अंतर्गत लिखो पैरा डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी जिसे उपराष्ट्रीय कूटनीति, जिसे उपराष्ट्रीय कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों, प्रांतों, शहरों और अन्य उपराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों को संदर्भित करता है। RS मेंस टोटल ही आपका टीचिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आपका जो मतलब रिटन स्किल है। आप जब तक अच्छे हैवी, जिसे कहते हैं भारी भारी शब्द नहीं लिखोगे मेंस में, तब तक आपके मार्क्स वो उतने नहीं देगा। अब आप जो मैंने आपको समझाया है, सामान्य भाषा में समझाया है, उसी को लिखने में कितने भारी भारी शब्द यूज किए आप इसमें देखो, जैसे स्थानीय सरकारों, संस्थाओं, उपराष्ट्रीय संस्थाओं, गतिविधियां, संबंध, ये सारे जो हैं आपको जब तक अच्छे अच्छे, जिसे कहते हैं ना सजावटी शब्द नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स वो नहीं देगा। शहरों का ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो जापानी जो है प्रधानमंत्री, वो शिंजो आबे, जो उस समय थे 2-4 साल पहले, तो भारत में वो जो अभी मेट्रो शुरू कर रहे हैं, मेट्रो नहीं सॉरी बुलेट ट्रेन का अभी जो है, तो जब वो आए थे तो आपको मालूम है उन्होंने वाराणसी में मोदी जी के साथ में वो की थी, क्या कहते हैं, गंगा आरती, 2-3 घंटे तक गंगा आरती की थी। तो उसमें एक ये एग्रीमेंट भी किया था कि जो जापान का जो क्योटो शहर है, आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, वो जापान का जो क्योटो शहर है, क्योटो शहर और जो भारत का जो वाराणसी है, इनके बीच में एक सिस्टर सिटी करके भी एक डिप्लोमेसी हुई। मतलब भारत का जो वाराणसी शहर है उसको किसकी तरफ विकसित किया जाएगा, जापान के
क्योटो शहर की तरह, मतलब दोनों सिस्टर सिटी है, आपस में एक जैसी बहनें आपस में। ऐसा भारत और चाइना के बीच में भी जो शुरू के 2 अनौपचारिक जो एक सम्मेलन हुए थे उसमें भी ऐसा हुआ था कि जो चीन का जो शहर है उसको भारत के भी एक शहर से समझौता किया था। हालांकि बाद में वो शायद वो जब ये गलवान घाटी का और ये डोकलाम वगैरह जो विवाद हुए तो उसके कारण वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन तो ये पैरा डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है कि भारत ने समझौता तो भारत ने किया है, लेकिन किसी एक क्षेत्र या तो राज्य के बीच में किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो विदेशी कंपनीज वगैरह आती है, जैसे हुंडई ने वो गुजरात के वहाँ पे लगाने के लिए किया हो, ठीक है, या जैसे ये सिस्टर, तो एक किसी पर्टिकुलर शहर के लिए भारत सरकार ने डिप्लोमेसी के अंतर्गत किया तो उसको कहते हैं उपराष्ट्रीय या पैरा डिप्लोमेसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वीटो शक्ति। आपने सुना भी होगा, वीटो सुना ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी मेंबर है 5, उनको वीटो पावर दी गई है, सुना है ना? लिखो वीटो शक्ति। अब वीटो को आप 15-20 शब्दों में कैसे परिभाषित करोगे? वीटो पावर, आप में से कोई एक व्यक्ति बताओ। भाई आपने खूब सुन रखा है, जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी मेंबर होते हैं, है ना, जिसमें चीन है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और इंग्लैंड जो ब्रिटेन है। इनको क्या दे रखी है? वीटो पावर दे रखी है। वीटो क्या होता है? एक सामान्य परिभाषा, अपन उसको जिसे कहते हैं ना सजावटी शब्दों में मैं आपको बता दूंगा 15-20-25 शब्दों में कि भाई वीटो पावर क्या होता है। आप सामान्य भाषा में आप में से कोई एक व्यक्ति बताइए। नहीं, मना करने का अर्थ ये नहीं है, मना करना तो फिर वो थोड़ा जोर से। और कोई? वीटो का अर्थ यह है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत किसी एक देश या किसी देशों के समूह को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिए गए हो जिसके अंतर्गत कहीं कोई वोटिंग हो रही हो, निर्णय हो रहा हो, तो वो चाहे बाकी सारे देश उस पर हाँ भर दे, अगर उसने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। ये होती है वीटो पावर। मतलब कुछ देश या एक देश या कुछ देशों के समूह को ऐसा विशेष अधिकार देना जिसके अंतर्गत हो सकता है बहुमत उसके खिलाफ हो, फिर भी जब तक अगर वो नहीं कहेगा तब तक कोई भी वो प्रस्ताव होगा या संकल्प होगा वो पारित नहीं माना जाएगा, वो नियम कानून का रूप नहीं ले सकेगा। यही होता है ना वीटो पावर। आपके दिमाग में भी लगभग तो यही चल रहा होगा, वीटो यही होता है। ठीक है, लिखो सब। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वीटो शक्ति का तात्पर्य कुछ राज्यों या संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर विशिष्ट निर्णय संकल्पों या कार्यों को अपनाने से रोकने के लिए दिए गए अधिकार से है
भले ही उन उपायों को अन्य लोगों से व्यापक समर्थन प्राप्त हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अपन उसको कहते हैं यूएनएससी, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष तौर से अपनी वीटो शक्ति के लिए जानी जाती है। वीटो आपको सामान्य भाषा में मालूम ही है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में कोई नया सदस्य भी अगर मान लो जैसे बनाना हो, अभी 193 है, ठीक है, जैसे फिलिस्तीन ने अप्लाई किया कि भाई मुझे यूएनओ का, तो अब फिलिस्तीन तो सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है तो उसमें प्रस्ताव आएगा। अब फिलिस्तीन है, इसके समर्थन में बाकी देश हो सकते हैं हो जाए, लेकिन अमेरिका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका है वो फिलिस्तीन का जो दुश्मन देश है इजराइल, उसका मित्र है। तो सीधी बात है, हो सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 15 में से अगर 14 राष्ट्र भी मान रहे हैं कि हाँ भाई फिलिस्तीन को सदस्य बनाना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका ने वीटो कर दिया तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये होती है वीटो पावर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, परमाणु निरस्त्रीकरण। परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु निरस्त्रीकरण, या इसको ऐसे निःशस्त्रीकरण भी लिख सकते हो, एक ही बात, निःशस्त्रीकरण। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। जैसा कि इसके शब्द में जो है दिख ही रहा है, परमाणु का अर्थ आपको समझ गए, जो परमाणु शस्त्र हैं, ठीक है, एटम बम अपन कहते हैं। शस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पास में शस्त्र इकट्ठे कर रहे हो, और परमाणु मतलब परमाणु शस्त्र, और उसके आगे इसका जो विलोम शब्द लगे निःशस्त्रीकरण, इसका अर्थ ये है कि आपके पास में जो परमाणु, जितने भी परमाणु शस्त्र है उनको धीरे धीरे कम करो और उनको खत्म करो। इसके लिए सारे जो विश्व के जो राष्ट्र हैं आपस में संधियां करते हैं, समझौते करते हैं, और जिनके पास में है उनसे मतलब समझौता करवाने का प्रयास करते हैं कि आपके पास में जो न्यूक्लियर एटम्स वेपन वगैरह हैं उनको समाप्त करो या कम करो, और जिनके पास में बिल्कुल नहीं है उनसे समझौता करवाता है कि भाई आप परमाणु बम का आविष्कार नहीं करोगे, आप परमाणु बम नहीं बनवाओगे। तो इससे संबंधित आपको मालूम है कि खूब संधियां हो रखी है। एनपीटी नाम ने सुना होगा ना, एनपीटी सुना ना, और सीटीबीटी सुना है, और स्टार्ट संधि हुई थी, और एक साल्ट हुई थी, आईएनएफ हुई थी। ये सारी जो संधियां हैं, ये जो एनपीटी सीटीबीटी, ये तो क्या पूरी वैश्विक थी, सारे देशों के लिए थी। और जो साल्ट है, स्टार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के समय जो अमेरिका और यूएसएसआर, इन दो देशों के बीच में ही हुई थी। तो इसलिए ये ज़्यादा, लेकिन ये सारी जो है, इन सारों का उद्देश्य यही है कि परमाणु जो जितने भी शस्त्र है उनको कम करते हुए आखिर में धीरे धीरे समाप्त करना। ये होता है परमाणु निःशस्त्रीकरण। लिखो इसको, परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु निरस्त्रीकरण, कॉमा लगाओ, निरस्त्रीकरण का
वह विशिष्ट उपसमूह है, विशिष्ट उपसमूह है जो दुनिया भर में परमाणु हथियारों की कमी और अंततः उन्मूलन पर केंद्रित है, अंततः उन्मूलन पर केंद्रित है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों की मान्यता से प्रेरित है। इसके उदाहरण लिख लो। उदाहरण एनपीटी, सीटीबीटी, ये इसके उदाहरण। नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ, अभी अपन ने बात की ना बीआरआई चाइना का जो है, उसकी एक फेमस पॉलिसी है, इसको हिंदी में भी ऐसा ही लिखना है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति या पॉलिसी लिख लो भले। और इसको अगर अपन हिंदी में कहें तो पल्स का अर्थ होता है मोती, यानी मोतियों की माला। अगर ऐसा आ जाए तो कोष्टक में लिख लेना मोतियों की माला नीति। इसका इंग्लिश में लिखना चाहो स्ट्रिंग ऑफ लिख लिया। ये एक प्रकार की पॉलिसी है किसकी? चाइना की। जो अपन ने पहले मैंने जो आपको वो दिखाया था ना मानचित्र, उसमें मैंने आपको दिखाया था बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बताया था ना। उसमें मैंने दो बताए थे, एक तो वो मैरीटाइम सिल्क वाला, मतलब एक तो जो बताया था वो सड़क मार्ग वाला और एक समुद्री मार्ग वाला। तो आपने उसको देखा होगा, अगर तो उसमें आपने देखा होगा जो चाइना है वो मोतियों की माला के अंतर्गत जो भारत है उसके मतलब एक प्रकार से भारत को पूरी मोतियों की माला पहनाना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब मोतियों की माला नीति। मतलब धीरे धीरे जैसे वो वहाँ से शुरू होता है, म्यांमार का बंदरगाह पकड़ा, फिर एक बांग्लादेश का पकड़ा, फिर एक श्रीलंका का पकड़ा, फिर इस ईरान का इधर जो है वो ग्वादर बंदरगाह ईरान और पाकिस्तान के साथ। इसको मतलब उसने मोतियों की माला के थ्रू मतलब भारत का लास्ट में जिसे कहते हैं ना, भारत को वो मतलब एक प्रकार से जकड़ना चाहता है। तो ये उसकी एक पॉलिसी है जो उस बीआरआई जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका एक भाग है। तो इसके बारे में लिखो आप।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शब्द समुद्री बुनियादी ढांचों, समुद्री बुनियादी ढांचा, परियोजना, परियोजना और रणनीतिक साझेदारी, और रणनीतिक साझेदारी की एक श्रृंखला, रणनीतिक साझेदारी की एक श्रृंखला के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों के संबंध में चीन की भू राजनीतिक, चीन की भू राजनीतिक रणनीति को समर्थित करता है। ये रणनीतिक बिंदु, ये रणनीतिक बिंदु चीन की मुख्य भूमि से लेकर हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से होते हुए मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका, और पूर्वी अफ्रीका तक फैले हुए हैं। इसके निम्नलिखित घटक हैं। इसके निम्नलिखित घटक हैं। पहला लिखो ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में, ग्वादर। दूसरा हम्बनटोटा, यह है श्रीलंका में। हिमालय है मालदीव में। चटगांव, चटगांव है बांग्लादेश में। और एक और है चटगांव, चटगांव बांग्लादेश। ये जो सारे बंदरगाह, इन सारों का निर्माण और इन पे
परियोजना, मतलब इन बंदरगाहों का डेवलपमेंट अच्छा कर रहा है, वहाँ पे हवाई अड्डे बना रहा है, और जहाँ पे मतलब जो चीनी फोर्स है, मतलब वहाँ चीन की वायुसेना उतर सकती है, और वहाँ की नौसेना के जैसे मतलब जिसे कहते हैं कम से कम 100 समुद्री जहाज है वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, इतनी पार्किंग की जगह, मतलब रोडें बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एयर पट्टी बना रहा है, हवाई अड्डे बना रहा है, मतलब उस क्षेत्र का पूरा विकास कर रहा है। ये 4-5 अलग अलग देशों में उसने, मतलब ये आप खुद देखो, सारे मतलब भारत के आसपास के जो जितने भी समुद्री इलाका है, प्रत्येक देश में कम से कम एक एक बंदरगाह उसने उसको लीज पे लिया है। अब इसके विरोध में सीधी बात है, भारत चुप तो रहेगा नहीं। भारत, हो सकता है भाई भारत के की इकोनॉमी चाइना के जैसी नहीं हो, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जिसे कहते हैं जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब इसने मोती लाया तो भारत लेके क्या आया, डायमंड। ठीक है, तो भारत की एक नीति है, उसने माला लाई तो भारत नेकलेस ला रहा है। ठीक है, तो आप उसको लिखो, नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। इसमें समझाना क्या, वही चीज़ है जो चाइना कर रहा है, अवसंरचना विकास कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, बंदरगाह ले रहा है लीज पे, उसी प्रकार भारत उसको काउंटर करने के लिए भारत भी इसी प्रकार जो पड़ोसी देश हैं उसमें एक एक बंदरगाह का विकास कर रहा है। ठीक है, लिखे इसमें। हाँ, एग्जाम्पल क्या पूरा ही लिखा रहा हूँ ना, ये भी तो लिखो इसमें। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक जवाबी कार्रवाई में चीन को घेरना है। चीन को घेरना है। भारत अपनी नौ सैनिक उपस्थिति, नौ पे ऊपर 2 मात्रा लगाना, 9 सैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, और चीन के युद्धाभ्यास का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से देशों के साथ संबंधों को
मजबूत कर रहा है। मजबूत कर रहा है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित है। पहला है चांगी नेवल बेस सिंगापुर। दूसरा है सबांग बंदरगाह जो इंडोनेशिया में है। तीसरा है डुक्कम बंदरगाह। अपन ने उसमें मैंने दिखाया भी था आपको, ये जो चाबार ग्वादर उसके नीचे ही है, ओमान देश में है डुक्कम पोर्ट। असैम्पसन द्वीप ये है सेशेल्स में। ये पूर्वी अफ्रीका का देश है एक, सेशेल्स। चौथा है, आपने सुना भी होगा, मैंने दिखाया भी था, चाबार बंदरगाह है। कहाँ पे है? हाँ, ईरान में। और अभी 6 महीने पहले एक मॉरिशस है, जो मॉरिशस में एक और लिया था, इसको लिख लें अपन, अगालेगा द्वीप, मॉरिशस में। ये भारत चीन संबंधों के अंतर्गत ये आ सकता है, या तो जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति, उसके बारे में आ सकता है 50 शब्दों में। तो पहले तो उस नीति के बारे में बताना है, फिर जो 4-5 बंदरगाह हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है, और क्या क्या कार्य हो रहा है वहाँ पे, जो अवसंरचना का विकास हो रहा है, और बंदरगाह के वहाँ हवाई अड्डे वगैरह उनका निर्माण हो रहा है। और या ये इसके जो विरोध में जो भारत की आई है नीति, जो है नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, ये आ सकता है। तो ये भी लगभग 50 शब्दों में ही आएगा, ये छोटे नहीं है। एक कोई सिंपल परिभाषा पूछे तो अलग बात है कि भाई नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी किसकी है, या थोड़ा वो आ सकता है। बाकी अगर 50 शब्दों में आए तो फिर उसमें आपको नेकलेस ऑफ डायमंड में पूरा वो लिखना है कि भाई भारत अपना नेवल बेस मजबूत कर रहा है, और बाकी जो अपनी नौसैनिक उपस्थिति का धीरे धीरे विस्तार कर रहा है, और बाकी देशों के साथ मतलब संबंध बढ़ा रहा है, और ये इन जो पोर्ट हैं, ये जो सारे बंदरगाह हैं, इन सारे बंदरगाहों का विकास कर रहा है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट कुछ और बची है, जैसे सॉफ्ट पावर क्या होती है, हार्ड पावर क्या होती है, ठीक है, और शीत युद्ध, जैसे शीत युद्ध की खुद की क्या परिभाषा हो सकती है। अपन ने कल बात की थी डायोस्पोरा, तो डायोस्पोरा क्या होता है, डायोस्पोरा मैंने बात की ना, प्रवासी भारतीय, जो डायोस्पोरा एक शब्द है, तो वो क्या होता है। तो बाकी जो कुछ बची है टर्मिनोलॉजी वो अपन कल लिखेंगे।